थोड़ी सी कंसर्न जरूर है कि क्या वजह है। वांट टू लुक एट द लार्जर पिक्चर, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग वी आर गोइंग रॉन्ग समवेयर। मेरी गलती है, किसी और की गलती है, लेट अस आर वी नॉट फोकसिंग ऑन प्राइमरी वर्क जो करना चाहिए और पुलिसिंग। क्या हम किसी और डायरेक्शन में चले गए हैं, कुछ और सोच रहे हैं। फिर कुछ लोग सरगर्म हो गए मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ बहानों से। हमें इस साजिश और इस मनसूबाबंदी के खिलाफ मिलकर कुछ सोचना होगा। रियासत की जिम्मेदारी है सूबों के साथ, तमाम की स्टेक होल्डर के साथ मिलके कि मंतकी अजाब तक इस तमाम चीजों को पहुंचाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए जो इसमें रोल करने वाले हैं। कराची अमन के गहवारा बन चुका है और हमेशा रहेगा। कराची के अमन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कराची में, मैं समझता हूँ सीएम साहब को सख्ती पे इसको देखना पड़ेगा। साबिक़ नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव इन नादिम। नाज़रीन, जब भी कराची के अमन की बात आती है तो ये जुमला हर तरह से हमारे कानों में आता है कि कराची के अमन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और यकीनन कराची के अमन पे कोई कॉम्प्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए। कराची की जो बदअमनी है वो कोई नई नहीं रही। हमने साल साल देखा, कई दिहाइयों पे मुश्तमिल देखा कि कराची बदअमनी का शिकार रहा, जिसकी वजह से पूरे मुल्क ने सफर किया। बिल आखिर 2013 में ये डिसाइड हुआ कि एक बड़े पैमाने पे बड़ा सीरियस नौयत का एक ऑपरेशन किया जाएगा, और उस ऑपरेशन के नतीजे में हमने देखा कि कराची की रोशनियां बहाल होना भी शुरू हो गई और कराची में कदरे अमन आ गया। वो जो एक दिन था जब 15-15 और 20-20 लाशें गिरती थी, अल्लाह का करम हुआ कराची शहर पर, कराची आइस पर, कराची के शहरियों पर, बासियों पर, कि कम से कम वो उस सूरत हाल से हम निकल आए और कराची कदरे जो है वो अमन उसमें कायम हो गया। लेकिन पिछले कुछ वाकयात ऐसे रूनुमा हुए, बल्कि अगर गुज़िश्ता 6 हफ्तों की मैं बात करूं तो 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 8 के करीब ऐसे वाकयात हुए जिसमें कायदाबाद बम धमाका था, चीनी काउंसलेट पर हमला था, डिफेंस में कार ब्लास्ट था, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाकयात हुए, एमक्यूएम के ज़रिए तमाम एक मिलाद कराया गया, उस पर हमला हुआ, कराची के इलाके गोलीबार में टारगेट किलिंग हुई, पाक से जमीन पार्टी के 2 कारकुनान की हलाकत हुई। उसके बाद अली रजा आब्दी जो कि एमएनए थे और एमक्यूएम के साबिक रुकन भी थे, उन पर भी उनको भी मारा गया, उनको भी शहीद कर दिया गया। ये वो वाकयात हुए जिसने कराची शहर के अमन पर, कराची शहर में जारी ऑपरेशन पर एक सवालिया निशान जरूर लगाया। वो लोग जो कहते थे कि कराची में अमन कायम हो गया, और ऑनेस्टली मैं बताऊं कि जब ऑफ द रिकॉर्ड किसी से भी गुफ्तगू होती थी तो हर एक का कहना यह होता था कि ये अमन बज़ाहिर तो कायम हो गया है, लेकिन देर पा अमन कायम करने के लिए बहुत सारे ऐसे इक़दाम हैं जो कि इस हुकूमत को, इस रियासत को उठाने होंगे, जो कि नहीं उठाए जा रहे। ये वक्ती थी एक हिकमत अमली जो कि बहरहाल करामत साबित हुई है। बात सिर्फ हलाकतों तक या जहां बाग होने तक या शहादतों तक नहीं है, बात यह है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स आज भी हो रहा है, कराची में मोबाइल स्नैचिंग आज भी हो रही है, कार स्नैचिंग आज भी हो रही है। इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम बाकायदा शुरू करूं, जो कराची ऑपरेशन मुतालिक सिंध रेंजर्स की 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट थी वो मुख्तसरन आपसे शेयर करती चलूं। उसके बाद कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की क्या सूरत हाल है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। 5 साल के दौरान मजमूई तौर पर 15,838 ऑपरेशन किए गए, जिसमें 11,619 अफराद गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अफराद में 2210 दहशतगर्द, 1881 टारगेट किलर्स, 852 भत्ताखोर और अगवा बराए तावान के 227 मुल्जिमान शामिल है। 169 मुखबियों को अगवाकारों के कब्जे से बहिफाजत बाजियाब कराया गया और ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ साम के 13,224 हथियार भी बरामद किए गए। ऑपरेशन ही के दौरान 8,76,083 मुख्तलिफ हथियारों की गोलियां बरामद की गई और उसके साथ साथ 2107 दस्ती बम, 28 आईईडीज, 918 किलो धमाका खेज मवाद, खुदकुश जैकेट 116 अवान बम और 46 आरपीजी रॉकेट भी बरामद किए गए। ऑपरेशन में मजबूरी तौर पर रेंजर्स के 28 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 100 जवान जख्मी भी हुए। इतनी कुर्बानियों के बाद और इतने एक मुकम्मल ऑपरेशन के बाद क्या कराची आज सेफ है, इस पर हम आज ये प्रोग्राम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं कि मसला सिर्फ उनका नहीं है कि जो टारगेट किलिंग्स होती थी, जो लोग जान से हाथ धो बैठते थे, जान से ज्यादा कीमती तो कोई शय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ एक मेंटल सिक्योरिटी होती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो अवाम को हासिल होना चाहिए कि जब आप सड़क पे चल रहे हो
जब आप अपनी कहीं गाड़ी पार्क की हो, जब आप किसी शॉपिंग सेंटर में जाएं, जब आप अपने बस स्टॉप पे खड़े हो या आप कहीं हो, तो कम से कम आपके हाथ का आपका जो वॉलेट है वो सेफ हो, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो सेफ हो, या आपको कहीं गाड़ी पार्क करते हुए, बाइक पार्क करते हुए ये खदशा ना हो कि इसको या तो गायब कर दिया जाएगा या छीन लिया जाएगा या इसके शीशे वीशे निकाल लिए जाएंगे। कराची में मुख्तलिफ वाक़यात में CPLC की भी एक रिपोर्ट है, आदाद शुमार है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। 1 जनवरी से 20 दिसंबर तक का है ये 2018 की, जिसमें उन्होंने कहा कि 34,188 शहरी कीमती मोबाइल फोन से महरूम हो गए। 26,972 शहरियों की मोटरसाइकिल छीनी या चोरी कर दी गई। 1,319 शहरी अपनी गाड़ियों से ही हाथ धो बैठे। जनवरी से नवंबर के अख्तिताम तक अगवा बराए तावान की 8 वारदातें हुई। भत्ताखोरी के 53 और बैंक डकैती की 3 वारदातें रिपोर्ट हुई है। तशद्दुद ज़दा वाक़यात में 297 शहरी जान से हाथ धो बैठे। कराची पुलिस ने 536 गाड़ियां, 4,914 मोटरसाइकिल्स और 15,228 मोबाइल फोन रिकवर भी किए। साल 2018 में कराची के शहरियों से अरबों रुपए लूट लिए गए। ये है कराची की सूरत हाल और ये है कराची। मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे। कराची ही की नामवर जो शख्सियात हैं और जो हमारे रियासती इदारों से के जो भी ऑपरेशन, जो भी तमाम चीजें हैं, उन पे अपनी उनकी एक गिरफ्त भी है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, जरा इस हवाले से बात करते हैं कि कराची आज पुरअमन कराची, देर पा अमन है। वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कराची के अमन की। कराची का मसला लामहदूद कराची के मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा अमन मसला है और उसके साथ साथ देर पा अमन उससे बड़ा शायद मसला है। कराची के शहरियों ने टारगेट किलिंग देखी है, कराची के शहरियों ने बसशुदा लाशें भी देखी हैं, लापता अफराद भी देखे हैं, नामालूम अफराद भी देखे हैं, ये तमाम चीजें। लेकिन उसी के साथ साथ एक नकीबुल्लाह महसूद का केस भी था, उस पर भी हम बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। अहमद चुनाई साहब हमारे पास साबिक चीफ CPLC स्टूडियो में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम चुनाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जिब्रान नासिर साहब सोशल एक्टिविस्ट है, तो वो पॉलिटिशियन भी है, इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान नासिर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का भी। जिब्रान नासिर साहब, मुझे पता है आपके पास वक्त की कमी है, मुख्तसरन जानना चाहूंगी कि जो नकीबुल्लाह महसूद का एक हाई प्रोफाइल केस जिसपे पूरे पाकिस्तान में बात हुई, हर जगह से इंसाफ की बात भी हो रही थी, सुमोटो एक्शंस भी लिए गए, स्टेटस क्या है आज? मैं जी, आपने जब शुरू में बात की कराची के मसले के हवाले से कानून के, और आपने एक बड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया जो हमारी इस्तिलाह में बड़ा कॉमन है, नामालूम अफराद। ये लफ्ज वो इस्तेमाल किया गया था लोगों को तसल्ली देने के लिए कि जब किसी का कातिल ना पकड़ा जाए या निशानदेही ना हो, या हुकूमत चाहे ना पकड़ना किसी का कातिल, तो नामालूम अफराद का बहाना कर दिया जाए। मगर नकीबुल्लाह केस वो है कि जिसमें ना मारने वाला ना मालूम है, हर कोई जानता भी है वो कौन है, कब से काम कर रहा है और क्या क्या काम कर रहा है ये भी जानता है। और ना सिर्फ ये कि वो किसी सियासी पार्टी या मिलिटेंट विंग का बंदा था, बल्कि वो पुलिस की वर्दी में अहद लेते हुए काम कर रहा था कि मैंने लोगों की हिफाजत करनी है, और वर्दी की जो है वो बदनाम कर रहा था। राव अनवर के सामने तमाम सबूत होते हुए भी, इस केस को 1 साल मुकम्मल होते हुए भी, इसमें सू मोटो लेने के बावजूद आर्मी चीफ का नकीबुल्लाह के वालिद के घर जाना, कितने सिटीजन्स के, मिलिट्री वालों के जब शौदा होते हैं तो जरूर आर्मी चीफ वाले विजिट करते हैं वहां जाके, मगर एक सिटीजन के घर कत्ल होने के बाद आर्मी चीफ का विजिट करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस से डेलीगेशन जाना, इस केस के हवाले से एक नई सियासी तहरीक का जन्म लेना पाटा के इलाके के अंदर पश्तून नौजवानों पे मबनी, इस सबके बावजूद आज तक इस केस के अंदर चार्ज फ्रेम तक नहीं हो सकी। ट्रायल शुरू होना तो दूर की बात है, अभी तक प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट बेल चल रही है। अभी तक इसमें 6 से ज्यादा अफराद मफरूर है जिनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी, और राव अनवर साहब अपनी मुद्दत पूरी करते हुए अब रिटायर भी हो गए, अब दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे ईसीआर से नाम हटा दिए, मुझे उम्र की शहादत हासिल करनी है। एक फरमाइशी प्रोग्राम राव अनवर साहब को लेकर चलता रहा। पहले इनको बेल गारंटी कर दी गई, फिर बेल के बाद इन्होंने कहा कि मुझे सिंध में घूमने की इजाजत दी जाए, इनको वो गारंटी कर दी गई। फिर उन्होंने कहा कि जी मेरा खानदान कराची महफूज नहीं है, तो जिस शहर में पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुझे वहां घूमने की इजाजत दी जाए, इनको वो भी इजाजत दे दी गई। जो एक सूरत हाल होती है जिसमें एक मुल्जिम रहता है, जिसके बाद उस पर कुछ दबाव होता है तो वो टूटता है, वो गुनाह का एतराफ करता है कि वो जेल की सवाकों में हो, वो कैद में हो। आपने किसी वजह से बगैर रेफरेंस दायर किए हुए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया था ना, कोई आपने उसमें रस्म ढूंढी होगी,
या सब कुछ होने के बावजूद भी राव अनवर इस 1 साल के अंदर एक रात जेल भी नहीं गुजार सका, अपने घर के ऐशो आराम के अंदर वो रहा, उससे बाहर नहीं निकल सका, और आज जब इसका नाम नीचे से हटा देते हैं तो इस केस के अंदर इंसाफ जो है वो एक ख्वाब के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। अच्छा, जिब्रान नासिर साहब एक सेकेंड, जिब्रान नासिर साहब एक सेकेंड, जनरल साहब आपको क्या लगता है कि जब रियासत अपने तय इतनी कोशिश कर रही है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको सीरियस लिया, हमारी अदालतों ने इसको सीरियस लिया, हमारी सियासी हुकूमतों ने इसको सीरियस लिया, और तमाम ही अगर रियासती इदारे एक पेज पर थे, तो फिर क्या हर्डल थी कि नकीबुल्लाह महसूद को इंसाफ अब तक नहीं मिल सका और राव अनवर को आजादी से वो घूम रहा है आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिंध में जो सूरत हाल है वो जरा मुख्तलिफ है। वहां कुछ अफराद जो हैं वो रियासत से ज्यादा ताकतवर हैं, करप्शन का मामला हो या कत्ल गारत या कोई भी, और वहां पे सियासत जो है वो अफराद के पास गिरवी पड़ी हुई है, होस्टेज है उनके पास, और अगर वो चाहें तो वो तलपट कर सकते हैं, रियासत को दांव पे लगा सकते हैं अपने मफादात को बचाने के लिए। ये इंतहाई खतरनाक सूरत होती है। सर, आप कह रहे हैं कि वो रियासत से भी ताकतवर है वो एलिमेंट्स? जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होती है जब कोई शख्स रियासत से ज्यादा ताकतवर हो जाए, उसके पास वसाइल इतने ज्यादा आ जाएं, वो नाजायज हो या कैसे, कि वो हर किसी को खरीद सकता हो, और फिर हुकूमत भी उसी के पास हो, इख्तियार और इक़्तिदार भी उसी के पास हो, तो फिर बहुत मुश्किल है कि वहां इंसाफ आप किसी को दे सके। इंसाफ का हसूल नामुमकिन हो जाता है। यही वजह थी आप कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं क्या जनरल साहब? मैं सिंध में हुकूमत और साहिब इक़्तिदार या जो भी लोग इस वक्त करता धरता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप देख लीजिए कि ये जो जरदारी साहब वाला किस्सा, अभी ये फेक अकाउंट्स का किस्सा चला, तो उसमें उन्होंने हुकूमतें गिराने की बातें आ गई और पूरा इंस्टेबिलिटी। ठीक है जनरल साहब, मैं वापस आती हूँ, चुनाई साहब से भी बात करूंगी। ये और किसी के पास नहीं है। मैं चुनाई साहब से बात करूंगी, लेकिन चूंकि जिब्रान नासिर साहब को जाना है तो मुख्तसर सी बात। जिब्रान नासिर साहब, ये कौन से एलिमेंट्स हैं जो रियासत से भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, और क्या हमारी रियासत इतनी कमजोर हो गई है? मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं, 1 साल से इस केस को क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, इस केस की लीगल टीम का हिस्सा भी हूं। रियासत ही राव अनवर को प्रोटेक्ट कर रही है और कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अजीब बात आप मुझसे करते हैं कि जरदारी साहब अपने आप को जेआईटी में ना बता सके, मलिक रियाज अपने आप को जेआईटी में ना बता सके, पीसीएल में इनके नाम आ गए, इनके ऊपर गिरफ्त इस वक्त तंग हो रही है, इनकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर इस वक्त पीसीएल के ऊपर बैठा हुआ है, लैंड ग्रैबिंग का पूरा सादा खोल के रख दिया गया, बहरे टाउन का कैसे लैंड ग्रैबिंग ठंडे की गई। पूरा कराची जानता है कि लैंड ग्रैबिंग मलिक रियाज के लिए राव अनवर करता था, मगर जेआईटी ने राव अनवर का नाम नहीं लिया। ये जरूर लिखा कि पुलिस और गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती थी, मगर उस अफसर का नाम नहीं लिया। राव अनवर को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो ताकतें उनसे भी बड़ी है जो मलिक रियाज और तो कराची का जो बहरिया टाउन है उसमें भी तो राव अनवर का बड़ा रोल रहा है, उस जमीन को खाली कराने में। गिडाब टाउन आपके सामने आएगी जब ये जीआईटी का मुकदमा चलेगा, तब आपको बातें खुलेंगी। आप सजा नहीं दे सकेंगे, ये वहीं सारा कुछ खत्म हो जाएगा। आपके जितने शवाहिद वगैरह हैं ये सारे वहीं के वहीं रह जाएंगे। सर, असल ताकत ये है कि केसेस सामने हैं, सब कुछ खुला। ये तो सबको पता है कि फेक अकाउंट्स खुले थे, 8 अरब रुपया किसी रक्षे वाले के निकल आया। अगर हम ये तो फिर इसका मतलब है अहमद चुनाई, ठीक है मैं वापस आती हूँ। जिब्रान नासिर, आपको कुछ कहना हो तो उनकी वैसे भी शायद लाइन भी ड्रॉप हुई है। अहमद चुनाई साहब, जब हम किसी को ये कह देते हैं कि वो रियासत से भी ताकतवर है तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, हमारी रियासत ने घुटने टेक दी है और रियासत हमारी कमजोर हो गई है, फिर तो हमारा एतमाद ही खत्म हो गया ना। हमारा जो एतमाद रियासत के ऊपर है, फिर तो हम सेफ नहीं है अगर हमसे उससे ताकतवर एलिमेंट्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और रियासत कुछ भी नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ रियासत से ताकतवर कोई भी नहीं है, मगर सर कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हर एक की अपनी अपनी राय है, मैं किसी की राय को जो है वो उस पर बहस नहीं कर रहा, लेकिन रियासत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। ये अलबत्ता बात एक अजीब सी भी है और एक सोचने वाली भी है कि जीआईटी में राव अनवर का नाम बिल्कुल नहीं आता। इसके बाद राव अनवर के ऊपर जितने भी मुकदमात की बात हुई, चाहे वो नकीबुल्लाह महसूद के हवाले से हो, चाहे दूसरे मारवाए अदालत कत्ल के हवाले से हो,
कहीं भी जो है वो उसकी पकड़ नहीं आई अभी, जो अवाम उसको देखना चाहती है। मैं समझता हूं कि हमें अभी कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून की तरफ देखना चाहिए, और मैं समझता हूं कि कानून के पास इंसाफ जरूर होगा। अगर राव अनवार के मुलव्वस होने का सबूत मिल जाता है या वो मुलव्वस हैं, तो मैं खुद ये कहूंगा कि जी उनको बिल्कुल सजा देनी चाहिए। जहां तक राव अनवार को प्रोटोकॉल देने की बात है, राव अनवार को फैसिलिटेट करने की बात है, अदालतों में आते हैं, बिल्कुल जी, वो तरीक़ेकार है, जो उनका शाहाना अंदाज है, बिल्कुल वो एक सबके लिए नुमाए फिक्र है कि ये क्यों कर हो रहा है, और उसका जवाब मैं समझता हूँ रियासत पर हो रहा है, उसका जवाब मैं समझता हूँ रियासत बेहतर तरीके से दे सकती है कि जो जहां एक उस्ताद जो है वो मरने के बाद भी हथकड़ी हाथ में लगाए रखता है, वहां राव अनवार जो है उसको इतना फैसिलिटेट क्यों किया गया जबकि वो एक कत्ल के मुकदमे में नामजद है। तो यहाँ जवाब तलब करने के लिए हमें रियासत की तरफ रुजू करना चाहिए और रियासत को ही इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने उस्ताद की भी बात की तो मुझे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी याद आ गए हैं, क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जो कि एक साफी है, एक ऑनरेबल पर्सनैलिटी, वो अपना प्रोग्राम करते हैं, उनको भी जब अदालतों में लेकर आया जाता है तो इस तरह लेकर आया जाता है जैसे वो दहशतगर्द हैं या पता नहीं कितने गए गुजरे। जी जनरल साहब, आप कोई बात कर रहे हैं? नादिया, मैं वजाहत दूं जी सर साहब की इत्तला के लिए। देखिए, बात यह है कि रियासत ने यानी रेंजर्स को आपने इख्तियार दिया था 90 दिन का, GIT उन्होंने की डॉक्टर आसम की, और उन्होंने तमाम वो शवाहिद पेश किए उस GIT में जो कि जिससे पता चलता था कि इन्होंने टेररिस्ट को अपने हॉस्पिटल में रखा, उनको पाला पोसा वहां पे। और जब वो GIT की रिपोर्ट पुलिस के हवाले की गई, क्योंकि ट्रायल करवाना और फाइनल चालान बनाना ये पुलिस का काम है, वो ही करते थे, और वो GIT तब्दील कर दी गई। आज आसम साहब जमानत पे हैं, 462 अरब रुपए का किस्सा वो पारीना बन चुका है। शर्जील मेमन ने 5 अरब का उसके ऊपर इल्जाम था, तो वो सोने का ताज पहना के उसको सड़कों पे जुलूस निकाला गया। रियासत किधर थी? कहीं रियासत थी? असल मसला ये है कि जब जुर्म और इक्तदार इकट्ठे एक जगह पे आ जाते हैं तो रियासत पीछे रह जाती है। चले सर, मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेने का बिल्कुल मुख्तलिफ है। जनरल साहब, मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा कि जब रियासत और या जो इक़्तिदार है वो या करप्शन या जो भी जराइम है वो अगर साथ हो जाए, लेकिन तो फिर इसका हल क्या है? अगर हम ये कह दें कि रियासत भी अब कुछ नहीं कर सकती तो फिर कौन करेगा? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद फ़हीम सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जियो के कराची सिंध के ब्यूरो चीफ, उनसे भी हम जरा बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और आपको खुशामदीद कहने के साथ साथ हम फ़हीम सिद्दीकी को भी खुशामदीद प्रोग्राम में कह लें। जियो के सिंध के कराची के ब्यूरो चीफ, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आपके आने से कबल जब हम प्रोग्राम का हमने आगाज किया था तो थोड़ी सी हमने बात की जिब्रान नासिर से, जो कि नकीबुल्लाह महसूद के केस के हवाले से, और फिर जनरल अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जनरल अमजद शोएब साहब को कहना था कि जो जिब्रान नासिर जो राव अनवार के शाहाना अंदाज की कहानियां सुना रहे थे, तो जनरल साहब कह रहे थे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि रियासत से भी ऊपर है, रियासत से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से रियासत शायद उनको हाथ भी नहीं डाल सकती। ताहम CPLC चीफ जो है साबिक अहमद चुनाय साहब कहते हैं कि रियासत से ताकतवर कोई चीज नहीं होती। आपका अंदाजा इसमें क्या है? राव अनवार पे किसकी नवाजिशें हैं? जिब्रान नासिर तो ये भी कह गए कि रियासत ही इनको प्रोटेक्ट भी कर रही है। हाँ, देखिए, जिब्रान ने जो बात की यकीनन वो भी काफी हद तक ठीक है, और जो अगर हम मतलब ये कैरियर क्या उठा के देखें ना, रियासत प्रोटेक्ट कर रही है, इससे क्या मुराद है? मैं बताता हूँ आपको बहुत आसान और सादे अल्फाज में। 37 साल कैरियर है राव अनवार का पुलिस का। उसके दौरान उन्होंने जितनी चीजें की हैं उनमें उनको हमेशा अपने अफसराने बाला से एक मुखालफत का सामना रहा है, लेकिन उन्होंने वो जितनी भी काम किए उनमें से अक्सर काम ऐसे थे जो किसी न किसी रियासती इदारे के कहने पर उन्होंने की। तो ये है वो रियासत की पुष्पनाही जो उन्हें हमेशा से हासिल रही। और सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, अगर आप सियासी तौर पर देखें, कत्ल भी एक मुतादिद ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है हाई कोर्ट्स में पिटीशंस मौजूद हैं। मुतादिद ऐसे हैं कि लोग उठते, इनके पास होते, उस दौरान जो पिटीशन फाइल हो जाती, अदालतें उसके ऊपर नोटिस कर देती हैं, उसके बाद वो शख्स जो है वो किसी न किसी पुलिस मुकाबले में मारा जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने अच्छा किया या गलत किया। एक तरफ हम ये देखते हैं कि राव अनवार की वजह से हमें बहुत से ऐसे केसेस नजर आते हैं जिनके मुल्जिमान जो है वो मारे गए। ये
दावा है राउंड मार की तरफ से कि कोई भी वाकया होता था उसके बाद एक बड़ी सी प्रेस रिलीज आ जाती थी या वो खुद स्पॉट पे खड़े होकर कहते थे इसने फला भी किया, इसने फला भी किया, इसने फला भी किया। लेकिन नकीब के केस में भी तो यही किया था राउंड मार ने खड़े होकर, ये उसमें भी मुलविस है, ये उसमें भी मुलविस है, ये उसमें भी मुलविस है। लेकिन साबित क्या हुआ? यही ना कि नकीबुल्लाह का जो वाकया था वो एक जाली पुलिस मुकाबला था। तो जो रियासती इदारों की पुष्टमनाई उन्हें हासिल थी वो आपने उस वक्त तक देखी जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो गए। रियासत कहती है कहाँ है राउंड वार व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होते। उसके साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ कि राउंड वार को थ्रू आउट जितनी भी उनकी वो रही उसमें उन्हें सियासी पुष्टपनाही भी हासिल रही। अगर गडाफ में वो पोस्टिंग लेते थे या उन्हें गडाफ में पोस्टिंग दी जाती थी तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होता था। उन्हें वहां पर रियल एस्टेट एक टाइकॉन को जो सपोर्ट करना होती थी और ऐसी कई चीजें हैं। हम वही बात जो कर रहे थे ना कि जेआईटी में कराची बैरियर टाउन में तो बड़ा एक रोल था जब गडाफ टाउन में उन्होंने सारी जमीन खाली कराई थी, लेकिन बहरहाल नाम नहीं था। बट एनीवेज देखिए मैं इसमें ये कहूंगा कि जब फहीम भाई ये कह रहे हैं कि जी वहां पर उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो है सपोर्ट करना था और उनके लिए जमीनें खाली करवानी थी, तो एक तरफ तो रियासत का ये सपोर्ट है, फिर दूसरी तरफ रियासत की ये सपोर्ट है कि रियासत उसको गिरफ्तार नहीं होने देती और उसको बड़े इज्जत और एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है, जो पूरी दुनिया ने उस मंजर को देखा। मैं फिर इस बात पर कायम हूं कि रियासत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। सवाल सिर्फ ये होता है कि रियासत की क्या हम डेफिनेशन करते हैं, रियासत को कैसे डिफाइन करते हैं, यही असल सवाल है। यही तो सवाल है, यही तो बड़ा सवाल है। जनरल साहब आप रियासत को डिफाइन करेंगे? मैं एक जरा बात मैं अहमद जुनाइद साहब के लिए मैं एक और मिसाल देता हूँ। जी सर। देखिए इसहाक डार साहब हमें वांटेड थे, अदालतें मांग रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने जहाज में बिठा के उनको भगाया और फिर जाके मुल्क से बाहर जाके कई दफा उनकी मीटिंग उनके साथ होती थी, बैठे नजर आते थे और उसकी क्लिप्स और वीडियोस टेलीविजन पे भी चलती थी, इंटरनेट पे भी मौजूद होती थी और हमारे वजीर आजम अपने मुल्क के कानून का खुद वहां से मुंह चढ़ा रहे होते थे कि तुम्हें जो मतलूब है उनके साथ मैं ये बैठा हूं। ये मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इक्तदार और जुर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं, वो लोग जिन्होंने रियासत का पैसा निकलवाना है वो खुद अगर उसके साथ मिल गए हैं जिस शख्स से निकलवाना है, तो फिर आप कैसे निकलवाएंगे? सर वैसे निकलवाएंगे ना जैसे जेआईटी बन गए खुद उनके खिलाफ, जिस तरह से अहमद शुराय साहब भी कह रहे हैं, जिब्रान नासिर भी कह रहे हैं कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो खुद अदालतों में आप पेशियां भुगत रहे हैं। उनकी जेआईटी भी बन गई है, उनके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस भी सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ उनके नाम भी ईसीएल में डल गए हैं। ओहो देखें, बात सुनिए, असल किस्सा ये है कि जो फेक अकाउंट्स का किस्सा था वो तो छुप नहीं सकता था, वो तो एक हकीकत है, सामने मौजूद है। वो आपको ऑस्ट्रेलिया से इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जी ये फेक अकाउंट्स है और एफएटीएफ में आपका नाम गया हुआ था, वहां से आपको ये दबाव आ रहा था, आपने केस खोल लिए। असल चीज ये है कि क्या ये केस पाया तकमील तक पहुंचेंगे, ये अंजाम तक? मेरा तजर्बा ये कहता है कि सिंध में जितने भी केसेस इस तरह के बनते हैं जहां रियासत या वो इक्तदार में लोग शामिल हैं, वो कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंचते। आप मिर्जा गिलानी का केस देख लें, राजा परवेज अशरफ का देख लें, जो भी बड़े बड़े मेगा केसेस हैं वो पड़े हुए चल रहे हैं, साल साल से लोग फिर रहे हैं आराम से, कल फिर इक्तदार में होंगे। तो ये चीजें आप छोड़ दें। और जैसे ही अभी ये केस आया है तो आप पीपल्स पार्टी की आवाज सुन लें। अब ये अगर जरदारी साहब पे इल्जाम है तो पीपल्स पार्टी का किस्सा तो नहीं है ये। आपको 1 यूनिट की कहानी आ गई, आपको 18वीं तरमीम का किस्सा आ गया। ये वो चीजें हैं जो आपके सिस्टम को उल्टा सकती हैं, वो आपको धमकी दे रहे हैं एक तरह से। तो फिर तो मेरा ख्याल है फिर तो हम ये सोचना ही छोड़ दें अहमद चुनाई साहब के किसी को इंसाफ मिलेगा। देखिए मैं इसलिए कि जो जिस बात कर रहे हैं वो इख्तियार में है, वो तो शायद इख्तियार में रहेंगे। इस पे एक बात बताता हूँ। देखिए जाली और फेक अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो जाली और फेक अकाउंट क्या चीज है? जाली और फेक अकाउंट वो हैं जो ब्लैक इकोनॉमी चल रही है हमारे, उसमें पैसे कहीं से भी आए, वो एक दूसरा सवाल आ जाता है। अब ब्लैक इकोनॉमी का चलने का यह आलम है कि डिफेंस में 1 करोड़ का प्लॉट जो है, जो एक्चुअली 10 करोड़ में बिका हुआ है, वो 1 करोड़ में रजिस्टर हो रहा है। तो क्या रियासत खामोश बैठी है? क्या रियासत को ये पता नहीं है कि हमने खुद ऑफिशियली अलाउ किया हुआ है कि जी 1 करोड़ का प्लॉट रजिस्टर होगा और उसकी असल कीमत 10 करोड़ है, तो 9 करोड़ कहां से लाएंगे? तो ये मैं ये समझता हूं कि कारोबारी, मैं चूंकि कारोबारी शख्सियत भी हूं, तो
तो कारोबारी उसमें चाहे दुनिया की कोई भी मार्केट हो, मैं पाकिस्तान की किसी भी मार्केट की बात करता हूं, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे वो रिटेल सेक्टर हो, उन सारे सेक्टर्स में जो है वो बैंक्स जो है वो 80% बेनामी अकाउंट पे जो है वो काम कर रहे हैं, इसलिए कि लोग ना तो प्रॉपर टैक्स देते हैं ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं। तो ये अगर जाली अकाउंट की हम बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के 80% लोग जो हैं वो इन जाली अकाउंट्स में शामिल हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, ये मुख्तलिफ है उससे, साहब ये मुख्तलिफ है उससे। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। 8 अरब रुपए का किस्सा निकला। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ, हम कराची के हवाले से और जरा बात कर लेते हैं। मैं इस हवाले से सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा, ये सारा किस्सा निकाल के आप जो है वो बलोचिस्तान में गवर्नमेंट गिरा लेते हैं, आप सेनेट के इंतखाबात जो है उनमें अपनी मर्जी का चेयरमैन ले आते हैं, उसके बाद आप हुकूमतें जो है वो तब्दील करा लेते हैं। ये सब कुछ जो है इन चीजों से लिंक क्यों होता है? मेरा सवाल सिंपल और सादा सा है, मनी लॉन्ड्रिंग नो डाउट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको लेके आपने किस तरह से हुकूमतें यहाँ पर गिराई है, किस तरह से आपने इंतखाबात कराएं, ये भी तो गलत है ना। मेरा सिर्फ सिंपल ये होता है कि पीपल्स पार्टी बहुत बुरी होगी, मुस्लिम लीग नून बहुत बुरी होगी, लेकिन जो चीजें आप आज प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं कल ये आपके सामने भी आ सकते हैं, कल ये चीजें आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं। क्यों आप जो है इस बात का मौका दे रहे हैं अपोजिशन को कि वो अलीमा खान करते रहे? आप FIA कहती है कि अलीमा खान से ने कोई जवाब नहीं दिया, आप कह रहे थे कि जवाब दे दिया। आपके जो वो वफाकी वजीर हैं जो उसके फवाद चौधरी साहब, वो कल बैठ के आसिफ जरदारी की हिमायत करते थे, आज वो बैठकर जो है आसिफ जरदारी की मुखालफत कर रहे हैं। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। पपेट्स हैं ये सारे, सियासत है ना, जब आप पार्टी बदलते हैं तो आपके मकसद चेंज हो जाते हैं, मगर रियासत सियासत है आपके मुल्क की, और क्या है? अलमिया है ना। और इसकी वजह ये, और इसकी वजह हमेशा से ये रही है कि गैर जरूरी तौर पर रियासती इदारों ने हमारे यहाँ सियासत में जो है इंटरफेरेंस रखा है, आपको मानना पड़ेगा। फिर कौन है वो रियासती इदारे? किसको नहीं पता? हमें कैसे मानना पड़ेगा भाई? आपने कह दिया इसलिए मानना पड़ेगा। आप पता नहीं किस ख्वाब की दुनिया में रह रहे हैं भाई। आप ये भी तो देखें कि 2 पार्टियों ने क्या दिया था। लोग मैं कराची में बैठ के, मैंने एक मीटिंग, बैंकर्स की मीटिंग थी, मैं अटेंड कर रहा था। मैंने उनसे पूछा जी इमरान खान से आपको क्या तवक्कुआत है जो आप कह रहे हैं कि जी हम उसको वोट देंगे? उन्होंने कहा जी तवक्कुआत तो नहीं है, लेकिन जिन 2 को हम बार बार देख बैठे उनको क्यों वोट दें? ये भी तो सोच मौजूद है कि आप लुट रहे हैं। एक पार्लियामेंट है जिसने कभी नहीं पूछा कि भाई आपकी आमदन है 16 अरब डॉलर। वो तो अवाम की मर्जी है ना। वो ये कह रहे हैं कि रियासती इदारों का जब सियासत में रोल, वो तो अगर वोट दिया था तो अवाम ने वोट दिया था। अगर क्या था असगर खान केस? जनरल साहब ये बता दें खाली कि मैं ख्वाब की दुनिया में अगर हूं भी तो मुझे ये बता दीजिए क्या था जनरल असगर खान केस? क्यों जो है असगर खान केस में ये सारी चीजें सामने आई थी? किसने JIT बनाई थी? मैं बता देता हूँ, IGI किसने बनाई थी? आप बात सुन लीजिए, अभी मेरी बात सुन लीजिए जी, फरमाइए। IGI और पैसा देने का ये दोनों एतराफ ये असद दुरानी ने खुद अपने एफिडेविट में किए। तो कौन था असद दुरानी में? यही तो कह रहा हूं कि रियासती इदारों ने इस मुल्क में मुदाखलतें की हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनो ना अभी भाई, अफीम भाई मेरी बात सुन लीजिए। बात यह है कि उसके अंदर तो फिर भी कुछ इखलाकी जरूरत थी। उसको तो किसी ने बुला के तहकीक नहीं की, कोई JIT नहीं हुई, कोई उसके ऊपर जबर नहीं हुआ। उसने कहा जी हमने ये किया, हमसे गलती हुई, हमने ये किया। वो अदालतें भुगत रहे हैं। जिन्होंने लिया उनमें इतनी भी इखलाकी जरूरत नहीं कि आके कहें हमने लिया है। उनमें इतनी भी शर्म हया नहीं है कि कहें हमने लिया है। अब अगर उन्होंने लिया नहीं है तो देने वाला कहेगा मैंने दिया नहीं है, केस खत्म हो गया। भाई अगर दिया है तो फिर वो देने वाला कहता है मैंने दिया, तो लेने वाले कोई थे ना। तो ये लेन देन हुई क्यों? जनरल साहब आपकी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं है, आपकी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं है। सवाल सिर्फ और सिर्फ जो मैंने उठाया था वो ये था कि रियासती इदारों की मुदाखलत साबित है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये अगर 30 साल पहले की अगर कोई गलती है तो एक शख्स तो सजा के लिए खुद पहुंचा है अदालत में, उसने एफिडेविट दिया है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप उस एफिडेविट को मानते हैं, आपको यकीन आता है कि वाकई ये कह रहा है मैंने पैसे दिए, तो आपको उसकी दूसरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता कि फलां ने लिए? देने वाली बात तो आप सारे तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है, तो हुकूमत सर जब ये पीपल्स पार्टी का दौर था, पीपल्स पार्टी ने कहा हम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, और आज ये कहा गया है कि इसको केस को बंद कर दो। 25 साल पुराना केस है, इसमें हमें अब कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन 30 साल पुराना केस जो नवाज शरीफ साहब का है उसमें हम बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट हम आगे बढ़ते हैं सर। उसने दिए, दूसरी सच्चाई जिसको दिए वो आप मानने को तैयार नहीं। ठीक है, अहमद चुनाय साहब पकड़े ना बाकियों को भी। अहमद चुनाय साहब, कराची ऑपरेशन जो हमने पिछले 5 साल तसलसल के साथ देखा, और मेरे ख्याल 6 साल होने को आए हैं,
कराची ऑपरेशन कितना कामयाब, कितना नाकाम, क्या आज कराची सेफ है, और अगर ये सेफ है तो कितना ये देरपा है ये अमन, और प्लस ये कि कराची में क्या अब कोई नो गो एरिया नहीं है? ये नो गो एरिया वाला सवाल अगर देर जवाब तो दीजिएगा। मैं बिल्कुल दूंगा। देखिए, बात यह है कि कराची में जो कराची ऑपरेशन हुआ था वो मुकम्मल कामयाब हुआ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और उसकी कामयाबी की दलील ये है कि जब आपने नो गो एरिया की बात की तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जब मैं जाती तौर पर जानता हूं, जब मैं खुद नहीं जा सकता था, आज हम बिला खौफ व खतर उन इलाकों से जाते हैं। ये ऑपरेशन किस बुनियाद पे हुआ, कैसे हुआ, मैं इसके एंड रिजल्ट की बात करता हूं कि एंड रिजल्ट में जो है वो दहशतगर्दी जो थी वो कराची में बिल्कुल मिनिमाइज होकर रह गई। 2017 के अंदर दहशतगर्दी का एक भी वाकया नहीं हुआ। 2018 में नवंबर में जाके ये 4-5 मुतवातिर वाकयात हुए हैं कराची में दहशतगर्दी के, और मैं समझता हूं कि उसको भी देखने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम अगवा बरे तवान की बात करें तो बिल्कुल मिनिमल पर आ गया है कि इक्का दुक्का केस कभी कहीं रिपोर्ट हो जाता है, और वो जो बड़े बड़े गिरोह जो अंदरून सिंध और अंदरून बलूचिस्तान और KPK से आते थे, वो सारे गिरोह जो है उनका खात्मा कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि उसमें भी अब वो ऑपरेशन की कामयाबी जो है वो इस बात की दलील है। तीसरा जो सबसे बड़ा इसमें फैक्टर था, जो स्ट्रीट क्राइम्स की हम बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट क्राइम में वो सक्सेस नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूं कि जब बड़े क्राइम्स को हम खत्म करते हैं तो एक पैराडाइम शिफ्ट आता है, और वो छोटे क्राइम जो आसानी से हो जाते हैं और जिसको उतना सीरियस नहीं लिया जाता वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, इलाकों की जिम्मेदारी हमेशा हमने बनाई है कि इलाकों के SHO को जो है उस स्ट्रीट क्राइम का जिम्मेदार करार दिया जाए, ना कि स्पेशल यूनिट्स जो बनाए हुए हैं। अब स्पेशल यूनिट जो है वो 250, 300, 200 लोगों पर मुश्तमिल होता है, वो कराची के 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी को कंट्रोल और मैनेज नहीं कर सकता। उसके लिए इलाके के थाने जब भी ये काम अपने इलाकों में सीरियसली करेंगे उसमें क्राइम में नुमाया कमी नजर आएगी। तीसरा, कराची को हमने डिजिटलाइज करने की बात की थी, कराची को जो है वो E-सिटी बनाने की बात की थी। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम बनते रहे, महफिलें होती रही, मीटिंग्स होती रही, लेकिन कभी वो पाए अमल अपना जो है वो उसका पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया हमने। ठीक है। अच्छा फहीम, मैं जब ये IG सिंध की एक प्रेस ब्रीफिंग यकीनन आपने भी सुनी होगी, जब वो बात कर रहे थे मीडिया से हैदराबाद में, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जो हैं वो बैरून मुमालिक में बैठ कर कराची के हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइम के बैरून मुमालिक से कंट्रोल किए जाने के शवाहिद भी मिले। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उन पैकेट्स को या हम उन स्लीपिंग सेल्स को अभी तक खत्म नहीं कर सके। बहुत सारे अभी मुझे नहीं पता अब लियारी कितना सेफ है, लेकिन उसके साथ साथ जो सुराबकोट से मुल्का इलाके हैं, जो अलासिफ स्क्वायर हो गया और आगे जो कूची कैंप हो गया, क्या वो भी अब उतने ही सेफ है कराची के अवाम के लिए या पाकिस्तान के शहरियों के लिए? देखिए, अगर मैं कराची ऑपरेशन की बात करूं, जैसे अहमद चुनाई ने भी कहा, कराची ऑपरेशन यकीनन कामयाब ऑपरेशन है। आपने बहुत कुछ जो है वो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब, और ये क्यों हुआ, इसकी सिंपल और सादा सी वजह थी कि आपकी नीयत थी कंट्रोल करना, आपकी रियासत चाहती थी, वरना यही रेंजर्स, यही पुलिस इस सूबे में, इस शहर में इससे पहले भी मौजूद थे। ठीक है, आपकी नियत थी कि हाँ भाई इस दफा ये करना है, तो आपने कर दिखाया। लेकिन अभी फिर मुझे नियत की कमी महसूस हो रही है। अभी मैं फिर देखता हूं कि 6 हफ्तों में 6 बड़े वाकयात हो जाते हैं, बम ब्लास्ट हो जाते हैं, चाइनीज एम्बेसी पे, चाइनीज कौंसल खाने पे हमला हो जाता है, अली रजा आबदी मारे जाते हैं, ऐसे कई वाकयात, PSP के दफ्तर पे हमला हो जाता है। मुझे फिर नियत की कमी नजर आ रही है। आप कहते हैं स्लीपिंग सेल्स होंगे, डेफिनेटली होंगे स्लीपिंग सेल्स। आप कहते हैं कि बैरून मुल्क से कंट्रोल हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा होगा कंट्रोल, लेकिन ये आपको कंट्रोल करना है, किसी और ने नहीं करना। आपके इन दावों से, आपके इन बयानात से नहीं कंट्रोल होगा, आपको फील्ड में जाके से वो करना होगा कि आखिर हो क्यों रहा है। IG सिंध जो है वो बहुत अच्छे अफसर हैं, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। इनको इस वक्त जो है जिस तरह से रेंजर्स की सपोर्ट हासिल है, जिस तरह से दिगर इदारों की सपोर्ट हासिल है, ये कर सकते हैं। आज भी अगर ये चीजें शुरू हो गई हैं दोबारा, तो कंट्रोल आपने ही करना है और आप करके दिखाएं, तब आवाम आपसे कहेंगे। वरना तो आप ये कहेंगे कराची ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, मैं भी कहूंगा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इसकी बुनियाद पर मैं ये बात कह लूं कि हाँ 6 हफ्तों में 6 वाकयात हो जाए, मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा, ये मेरा नसीब हो सकता है, तो ये नहीं होगा, ये मेरा नसीब। जनरल साहब, आपके इस बात से मुत्तफिक है कि नियतों में फर्क आ रहा है या नियतें कमजोर हो रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 2-3 और वजूहात हैं। देखिए, जो ये कहा जाता है कि जी पुलिस भी पहले थी, रेंजर्स भी पहले थे। देखिए, पुलिस का अलमिया ये है कि एक तो पोलिटिसाइज्ड है, दूसरे आप ये देखिए कि जब कराची की आबादी 1 करोड़ थी तो उस वक्त ये कोई तकरीबन 70,000 के करीब पुलिस थी, और जब ये 2 करोड़ पे आबादी पहुंच गई है, उससे भी कोई थोड़ी ज्यादा, तो आज ये तकरीबन 90,000 के करीब हैं। क्या हमने पुलिस को एक्सपैंड किया उसी के मुताबिक? और अगर एक्सपैंड करेंगे तो फिर लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग भर्ती करा देंगे, ये पुलिस वहीं की वहीं रह जाएगी।
सो पुलिस का तो एक आपके सामने डायलेमा है। रेंजर्स के पास इतने सालों से वो इख्तियारात नहीं थे, वो आपने बाद में उनको दिए 90 दिन के लिए रखने का, GIT बनाने का, ये सारा काम उनको आपने एक स्पेशल पावर्स दी थी जिसके तहत उन्होंने किया। वो उनके पिछले 2 टेन्योर से आपने वो पावर्स उनसे वापस ले ली हुई हैं। अब वो किसी को पकड़ के रख नहीं सकते, ऐसे पकड़ा उधर पुलिस के हवाले कर देते हैं। ना उनके पास ट्रायल की कोई पावर्स हैं, वो पहले भी नहीं थी, ना ही वो GIT कर सकते हैं। लिहाजा अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी हुई है। वो इख्तियारात हैं ही नहीं जिनसे काम लिया जाता था, ना वो रेड कर सकते हैं। रेड के लिए उनको पहले इजाजत लेनी पड़ती है, और अगर वो वहां पे ऐसी जगह रेड करना चाह रहे हैं इख्तियारात महदूद कर दिए, ये एक अहम वजह है। बहुत महदूद कर चुके हुए हैं वो तो। अब बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी बात यह है कि जब एक अमन आ जाता है जो काफी वक्त तक रहता है, तो फिर लोगों में या सिक्योरिटी फोर्सेस में भी थोड़ा सा आप कह लीजिए कि रिलैक्सेशन हो जाती है, रिलैक्स कर जाते हैं, जिसमें कि फिर मुजरिम जो है अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो फैक्टर भी है। लेकिन इख्तियारात डेफिनेटली आपने बहुत कम कर दिए हैं, और ये सूरत हाल आज फिर एक दफा फिर बढ़ रही है, या ये और इस पे बात करने का मकसद भी यही है कि उनको इख्तियारात दिए जाएं। इस पे बात करने का मकसद भी यही है। आई एग्री सर, आई एंडोर्स सर, और बात मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इस पे बात करने का मकसद भी यही है कि इस पे बात की जाए, ताकि अगर कोई थोड़ा सा सुकून में हो गया है, किसी को रिलैक्सेशन ये सोच हो गया है, तो आगे आने वाले ऐसे वाकयात से बचा जा सके, या कम से कम कोशिशें की जा सके। अहमद जुनायद साहब, तो इसका मतलब यह है कि अगर जब हम रेंजर्स के इख्तियारात महदूद कर देंगे तो फिर ये हालात शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि कराची और रेंजर्स लाजिम व मलजूम हो चुके हैं। पुलिस की कैपेसिटी में, या पुलिस की जो भी कैपेसिटी है, यानी जो उसको हम कभी भी इंप्रूव करने की कोशिशें नहीं होंगी। हम हमेशा से कहेंगे कि वो पोलिटिसाइज है, तो आप भी पोलिटिसाइज है। तो सर, ये कब तक इसी तरह से चलेगा? रेंजर्स इसलिए तो नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रेंजर्स 1992 से कराची के अंदर है, और मुख्तलिफ मौकों पर उसके एक्सटेंशन होते रहे, और ये कहा गया कि रेंजर्स जो है वो पुलिस को असिस्ट करने आई है। तो बेसिकली प्राइमरी मकसद यही था कि एक सप्लीमेंट्री फोर्स जो है वो पुलिस के साथ अटैच थी। रेंजर्स के को पकड़ने का इख्तियार कल भी था, आज भी है। 90 दिन वाली बात जो है वो नहीं थी। वो 2013 में जब नहीं, वो कह रहे पकड़ के अपने पास रख नहीं सकते, फौरन पुलिस को 2015 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ, उस वक्त जो है वो ये सारी चीजें आ गई, और इसके बाद अब फिर जो है वो 90 दिन वाला जो कानून है वो उनके पास से चला गया है। मैं समझता हूं कि देखें, रेंजर्स को कराची में अब काफी अरसा हो गया है। रेंजर्स के पास जो कैपेबिलिटीज थी वो उन्होंने पुलिस को ट्रांसफर भी की, और अब मैं समझता हूं कि रेंजर्स जो कराची के हालात जानती है वो कोई नहीं जानता। तो अब ये वक्त आ गया है कि रेंजर्स अपनी तमाम तर सलाहियतें जो है वो पुलिस को मुंतकिल करे, और पुलिस भी सीरियसली जो है वो उस पर काम करे। और मैं ये समझता हूँ साथ साथ के जो पुलिस ऑर्डर 2002 था जो स्क्रैप कर दिया गया, और फिर हम पुराने पुलिस ऑर्डर पे चले गए, और कितनी दफा सिंध असेंबली में कोशिश हुई है कि नया पुलिस ऑर्डर लेकर आया जाए। जैसा भी है उस पुलिस ऑर्डर को लेकर आए, ताकि पुलिस जो है वो आजादाना तौर पे काम कर सके, और ये ना हो जो पिछले 3-4 साल से होता रहा कि IG जो है वो फेडरल हुकूमत की मर्जी से आया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लिया, और पुलिस और IG और हुकूमत सिंध के दरमियान जो हम आहंगी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और इसकी वजह से मैं समझता हूँ एक पुलिस फोर्स में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इस शहर का भी नुकसान हुआ है। हमने उस वक्त भी हमेशा यही कहा था कि जी IG को और हुकूमत सिंध को एक पेज पे होना चाहिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सके। मैं फहीम भाई की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हाँ, विल होनी चाहिए थी। उस विल ने ही जो है वो कराची ऑपरेशन को कामयाब बनाया है, और उस विल को भी कंटिन्यू करना चाहिए। उस विल को कंटिन्यू करना चाहिए। फहीम, आपसे लास्ट कमेंट लूंगी, क्योंकि हमने ये देखा कि ये जो पैदर पे वाकयात हुए, और उसके बाद जब अली रजा अब्दी साहब का इस तरह से कत्ल हुआ, और उसके बाद फिर हमने दोबारा से वफाकी हुकूमत को भी देखा कि वो फौरी तौर पर आए, वहां पर भी सीरियसली इसको लिया गया। इस पे सीरियसली जो इंटीरियर मिनिस्टर थे वो यहाँ पर आए, सिंध गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिश की। तो अब अगर ये मामला रहेगा कि अगर इख्तियारात में जहां कमी वाक़ई हुई, और फिर इसी तरह से ये इस किस्म की जो वाकयात है वो पॉपअप होने लग जाएंगे, तो फिर ये कब तक चलेगा? मतलब इसका हल क्या? सिंध का, कराची का अमन जो है वो सिर्फ अब मशरूत है रेंजर्स की मौजूदगी से? हमारी पुलिस कभी इस काबिल नहीं हो सकेगी? लास्ट कमेंट से देखिए, रेंजर्स के इख्तियारात का जहां तक मामला है, मैं पिछला दौर जब उठा के देखता हूँ पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमेशा उसको अपोज किया, कभी ना कभी किसी न किसी वजह से वो अपोज करते रहे। उस दौर में फिर चौधरी निसार जो वफाकी वजीर दाखिला थे उस वक्त के, वो इंटरफेरेंस करते थे, और वहां से भी जो है मुतादिद बार ऐसा हुआ कि रेंजर्स के इख्तियारात जो है वो बहाल कर दिए गए, उनका टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया। इस दफा कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो वही है, वफाक
की हुकूमत में क्यों, वफाक से क्यों नहीं हो सकता ये काम? आज भी हो सकता है। मैं उसके ऊपर नहीं जाता कि उसके पीछे क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूं कि मैं यहाँ का एक आम शहरी हूँ कराची का, मुझे यहाँ पे अमन चाहिए। मैं घर से जब निकलूं और अपने दफ्तर जाऊं, दफ्तर से निकलूं अपने घर वापस आऊं, तो मुझे ये यकीन हो कि हाँ मैं सही सलामत अपने घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जो वक्त आएगा वो तो आएगा, नाहक ना मारा जाऊं। तो ये चीजें क्यों है इस शहर में, क्यों ये दोबारा से डेवलप होना शुरू हो गई? इनको आपको देखना होगा। पुलिस, इस शहर की पुलिस ही है जिसने 92 का ऑपरेशन भी किया, जिसने उसके बाद भी मुख्तलिफ वक्तों में किया। वही ना, मैं वहीं आ रहा था। उसके बाद मुख्तलिफ वक्तों में जो है इस शहर की पुलिस ने आपको प्रूव करके दिया है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो कर सकते हैं। पोलिटिसाइज होने की जहां तक बात है, तो पोलिटिसाइज होने से रोकना आपका ही काम है ना। आपने उन्हें जिस तरह से जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का इख्तियार जो है आप अपने हाथ में रखते हैं, वो आप खत्म कर दीजिए। आईजी के हाथ में होगा, सारी चीजें खुद ब खुद वो हो जाएंगी। आईजी आप लगाते हैं, उसके ऊपर जो है कभी किसी जानिब से कोई एतराज आ जाता है, कभी किसी जानिब से आ जाता है। ठीक है, प्रोग्राम को यहीं पे मैं खत्म करूंगी इस उम्मीद के साथ कि आज हम अगर बात कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि ये वाकयात दोबारा से होना शुरू हो गए हैं, बड़ी मुश्किलों से और बड़ी कुर्बानियों के बाद, चाहे वो रियासती इदारों की कुर्बानियां हो, रेंजर्स की हो, पुलिस की हो, आम शहरियों की हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों की हो। इन तमाम कुर्बानियों के बाद हमने कराची का अमन देखा था और उस दोबारा हम उस लेवल पर और उस सूरत हाल पर जाने का सोच भी नहीं सकते। इस अमन को कायम रहना चाहिए। जनरल साहब थैंक यू वेरी मच। फहीम आपका भी, अहमद चुनायद साहब आपका भी। नादिर मिर्जा को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।